नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ। मासीजा खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विशेष गहन परीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत जो है गणना प्रतों के जो है प्रक्रिया का पहला चरण जो है आज पूरा हो जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों के अगले चरण में प्रवेश करेगा। अब प्रदेश भर में मतदान केंद्रों की कार्यक्रम की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। मतदाताओं की संख्या और चुनाव आयोग द्वारा तय मानकों के आधार पर जो है नए मतदान केंद्रों की समीक्षा की जाएगी। तो आपको बता दें, देहरादून से मिली जानकारी के मुताबिक बता दें, एसआईआर के तहत मिले गणना प्रक्रियाओं की जो है रिकॉर्ड डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करने का काम भी जो है लगभग पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग का फोकस अब मतदाताओं के लिए बेहतर और सुविधाजनक मतदान व्यवस्था तैयार करने पर रहेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में चुनावी गतिविधियां लगातार जो है तेज हो चुकी है। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा। देश में आज़ादी के बाद जो 1952 में पहला चुनाव हुआ तो उससे पहले वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण हुआ। उसके बाद 57 में हुआ, 62 में हुआ। बीच में प्रक्रियाएं थम गई। हमारा जो इससे पहले का एसआईआर हुआ था वो 2003 में उत्तराखंड की वोटर लिस्ट का हुआ और 3 के बाद अब 26 में हो रहा है। तो इसमें जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, मैंने इस पर जानने की और समझने की कोशिश की। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को भी देखा और विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट को भी देखा। उसमें मुझे जो अपने नज़दीक के गांव के कुछ जब मैंने देखा तो उसमें ये पाया कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम जो पूर्व से चढ़े हुए हैं और वो गांव में रहते नहीं 15 साल से 20 साल से, या उन्होंने अपने नाम दूसरी जगह वोटर लिस्ट में चढ़ा लिए। तो इस समय जब एसआईआर हुआ तो बीएलओ को जो डायरेक्शन दिए गए थे, जो उनको जो प्रशिक्षण दिया गया था, तो उन्होंने प्रत्येक मतदाता जिसका वो फॉर्म जो भरने के लिए दिया गया वो आया तो उस घर में पहुंचाने की कोशिश की। और जो लोग घर नहीं मिले उनसे बीएलओ ने फ़ोन से बातचीत करके उनकी मंशा जानी। तो जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में दूसरी जगह चढ़ा हुआ है विधानसभा लोकसभा के लिए, तो उनका स्वाभाविक रूप से एक ही जगह, क्योंकि देश में नाम रहना तो नाम कटेगा, तो ऐसे लोगों के नाम कटे। जिनकी मृत्यु हो गई ऐसे लोगों के नाम कटे। जो नौकरी पेशा लोग थे उनके ट्रांसफ़र हो गए ऐसे लोगों के नाम कटे। और उसके अलावा जो गांव छोड़ करके रोजगार के लिए बाहर गए उनके नाम कटे। तो निश्चित रूप से मतदाता सूची का शुद्धिकरण जैसा काम हुआ। और इससे अब जो मतदान होगा चुनाव में, तो उसमें मतदान का प्रतिशत जिसको हम कहते हैं कि बहुत कम रहा, तो मतदान प्रतिशत आपको बहुत बेहतर दिखाई देगा। कि वॉइस का विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुर हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, उत्तराखंड में एसआईआर का पहला चरण जो है पूरा हो चुका है। अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो कब से शुरू होगा? जो प्रक्रिया थी उसका पहला चरण आज पूरा होने जा रहा है। आज तक ये कह सकते हैं पिछले 1 माह के भीतर जो एफआईआर प्रक्रिया के तहत जो कार्य चल रहा था, जिसपर बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं तक उनके फॉर्म सबमिट करने का, ये कह सकते हैं पिछले 1 माह के भीतर जो एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो कार्य चल रहा था, जिसमें बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं तक उनके फॉर्म सबमिट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। बीएलओ की तरफ से घर घर जाकर काम यहाँ पर किया गया। पहले मतदाताओं के पास बीएलओ की जो जानकारी थी उसको पहुंचाने का काम वहां पर किया गया। उसके बाद उनके घरों से हर वोटर्स की जानकारी एकत्रित करने का काम यहाँ पर किया गया। और ये कहा जा सकता है कि जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा जो मतदाताओं तक बीएलओ की जो पहुँच थी वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। उनके जो फॉर्म्स थे उन फॉर्म्स को भरने के बाद उसको जमा करने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और इस समय कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही है उस खबर में आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के भीतर जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया में लगभग 8 लाख जो मतदाता थे उनके नाम कटते हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये वो नाम है जिसमें कह सकते हैं कि कुछ दिवंगत हो चुके हैं, कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं यानी माइग्रेट हो चुके हैं, और कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो सर्विस के चलते एक जगह से दूसरी जगह चले गए और वहां पर उनकी दूसरी जगह उनका नाम वहां पर चढ़ चुका है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि 2 मौके और मतदाताओं को यहाँ पर निर्वाचन की तरफ से दिए जाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहला ये कह सकते हैं कि जब अभी जो पहला जो प्रक्रिया पूरी हुई है, एसआईआर की जो प्रक्रिया पहली पूरी हुई है, इसमें जो मतदाता छूट गए हैं
वो फॉर्म 7 और 8 के माध्यम से पुनः अपनी जो आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर दोहरा सकते हैं, वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि अगली बार में उनका नाम यहाँ पर चल सके। क्योंकि अभी जो एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इसका जो अंतिम प्रकाशन यानी जो मतदाता सूची का जो प्रकाशन होगा वो सितंबर माह में किया जाना है। तो इस दौरान 3 महीने का समय यहाँ पर मतदाताओं के पास लगभग उपलब्ध है और इस दौरान अगर वो अपनी हर चीज को पूरी करने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इस दौरान जो निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो मतदाताओं के जो फॉर्म उनके पास उपलब्ध हुए हैं, जिनकी तरफ से पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, उनका डिजिटाइजेशन करने का काम यहाँ पर करेंगे ताकि एक पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग के पास यहाँ पर रह सके और उसके बाद जो अंतिम प्रकाशन हो उसके किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए। जी अभी अगर बात की जाए दिक्कत के बारे में, तो पहले चरण में क्या क्या दिक्कतें आई थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिदृश्य है, यहाँ पर जिस तरीके से क्षेत्र की जो परिस्थितियां होती है उसमें बीएलओ के माध्यम से घर घर तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के सामने यहाँ पर थी। उसके बाद मतदाताओं का घर में एक जगह पर जमा होना वो सबसे बड़ी उपलब्धता या सबसे बड़ी चुनौती बीएलओ के सामने यहाँ पर देखने को मिली थी। क्योंकि उत्तराखंड में आज की जो वर्तमान की जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में जो प्रदेश का जो युवा है वो ज्यादातर राज्य से बाहर यहाँ पर रोजगार या फिर दूसरे शिक्षा संबंधित चीजों में जाने का काम यहाँ पर करता है। कई ऐसे मतदाता हैं जिनकी संख्या लाखों में यहाँ पर मौजूद है, जो इस समय प्रदेश से दूसरी जगहों पर काम के सिलसिले में रहते हैं और उनका जो मतदान उनका जो वोटर्स है वो वहाँ उन क्षेत्रों में मौजूद है। ऐसे में उन सभी की छंटनी कर पाना वो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर बन रहा था। इसके अलावा जो दूसरी जो प्रक्रिया थी, कई ऐसे क्षेत्र रिमोट एरियाज के दूरस्थ क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसे में अगर उन क्षेत्रों से किसी भी वोटर्स को संपर्क करना प्रयास किया जा सकता था तो वो सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के सामने यहाँ पर मौजूद थी। उनके लिए दूसरी प्रक्रियाओं के माध्यम से काम आवेदन जमा कराने का काम यहाँ पर किया गया। यानी जिन लोगों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती थी बीएलओ के माध्यम से, वहां तक तो पहुंच बन पाई। उसके बाद बीएलओ के माध्यम से, फोन के माध्यम से, यानी जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल करने का प्रयोग यहाँ पर किया गया और उस डिटेल को जमा करने का काम यहाँ पर किया गया ताकि किसी भी रूप में मतदाता छूट ना पाए और उसकी जो जानकारी है वो निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध रह सके। उसके बाद ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के दो जगह वोटर लिस्ट पर नाम चढ़े हुए थे, उन लोगों से ये पूछने का काम यहाँ पर किया गया कि वो किन जगहों पर रहना चाहते हैं, कहाँ पर अपना वोट डालने का काम उनकी तरफ से किया जा सकता है। तो उन सब लोगों की छंटनी करने का काम यहाँ पर हुआ, जो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ पर कहा जा सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से अपने ये कह सकते हैं कि कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर किया था, उसके चलते बड़ी आसान तरीके से या कह सकते हैं कि बड़ी सुगमता के साथ वो सब चीजें यहाँ पर संपन्न हो पाई है। अभी भी ये कह सकते हैं कि जो मतदाता छूट गए हैं पहली प्रक्रिया में, जो छूट गए हैं एसआईआर की, वो आने वाले दिनों में फॉर्म 7 के माध्यम से या फॉर्म 8 के माध्यम से इन सब चीजों को जोड़ने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। जी अबे ये देखिए, यूपी में एसआईआर को लेकर के जो काफी घमासान देखने को मिला, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो क्या उत्तराखंड में भी इस तरीके का कोई घमासान एसआईआर को लेकर के देखने को मिला? देखिए, शुरुआती दिनों में तो जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी। कई राजनीतिक दलों की तरफ से भी आपत्तियां यहाँ पर जताई गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने भी कई तरह के आरोप एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर लगाए थे। लेकिन समय समय पर, यानी इस दौरान 1 महीने के भीतर निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करने का समय यहाँ पर किया गया था। सभी से जो सुझाव थे, यानी एसआईआर की प्रक्रिया को और कैसा सुगम यहाँ पर बनाया जा सकता है, मतदाताओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम यहाँ पर हो सकता है, कोई यहाँ पर छूटा ना रह सके, उसको लेकर सुझाव मांगने का काम यहाँ पर किया गया था। उन सभी सुझावों पर भी कार्य यहाँ पर हुआ, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में बिहार या पश्चिम बंगाल जैसी स्थितियां यहाँ पर देखने को नहीं मिली। उतना बड़ा विरोध यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से छूट गए, उन्हें एक मौका और यहाँ पर मिल पाएगा और उसको लेकर प्रचार प्रसार करने का काम निर्वाचन आयोग की तरफ से भी यहाँ पर किया जा रहा है।
साथ ही निर्वाचन आयोग ने ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के जो BLOज हैं उनको भी देने का काम यहाँ पर किया है, ताकि वो अपना स्तर से भी प्रचार प्रसार यहाँ पर कर सके, जागरूक मतदाता के रूप में या जागरूक नागरिक के रूप में मतदाताओं को और ऐसे मतदाता सूची से जोड़ने का काम यहाँ पर करें जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर है और उसके सफल परिणाम उत्तराखंड में देखने को यहाँ पर मिले और SIR के लिए जो आवेदन या जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में लगभग ये कह सकता है कि 90% से ज्यादा सफलता यहाँ पर निर्वाचन आयोग को मिल चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें उत्तराखंड में SIR का पहला चरण जो है पूरा हो चुका है। तो वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला इसी तरीके से बरकरार रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते खबरों पर। आपको बता दें उत्तरकाशी का सीमांत गांव अब 64 साल बाद फिर से आबाद होने जा रहा है। भारत चीन युद्ध के दौरान खाली हुए इस गांव में अब पर्यटकों के लिए जो है होम स्टे बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जो है पहले चरण में 6 और दूसरे चरण में 17 होम स्टे तैयार किए जाएंगे। पर्यटन विभाग और GMVN की ओर से करीब 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से काम जो है शुरू हो गया है। आपको बता दें गांव के विकसित होने से क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा और सीमा में लगे गांव में दोबारा से जो है बसावट को बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए, एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वाइब्रेंट विलेजेस के अंतर्गत जो डेवलपमेंट करने की कार्रवाई योजना चल रही है, उसी योजना के अंतर्गत जादम विलेज को भी टेकअप किया गया था। और जादम विलेज उन 3 गांवों में सम्मिलित है जो 62 की लड़ाई के बाद खाली किए गए। उत्तरकाशी के 2 गांव जिसमें जादव सम्मिलित है और चमोली में जो लपतल वाले एरिया के पास है वहाँ पे एक तीसरा गांव। तो ये इसी योजना के अंतर्गत जो जादव में लगभग 23 घर ऐसे हैं जो एकदम जर्जर अवस्था में थे, तो उनको नया बना के, क्योंकि वहाँ के निवासी तो सब शिफ्ट हो गए, तो नया बना के और उसी प्लेन्थ एरिया में बना के और स्थानीय शैली में, पारंपरिक शैली में बना के उन्हीं लोगों को हैंड ओवर उत्तराखंड सरकार कर रही है। अभी तक लगभग 6 घर हमारे पूरे हो गए हैं और 8 पे फिर कार्रवाई चलेगी और फिर बाद में रिमेनिंग जो 23 गांव है, 23 के 23 घर है, उनको पूरा करके उन लोगों को चाबी देके दोबारा उस गांव को बसाने की कवायद चल रही है। और वाइब्रेंट विलेज में वाइब्रेंसी लाने के लिए यही प्रोग्राम हमारे एक तो ये चल रहे हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज करें, उसके लिए चाहे नीति वैली हो, मलारी में हो या मुंशियारी में हो या फिर चौंदास में हो, धारचूला में अगर आप देखेंगे आपकी दारमा वैली हो या फिर व्यास वैली हो, इन सभी गांवों में जहां टूरिस्ट जाते हैं लेकिन वहां पे रहने की सुविधा नहीं है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से हम सामुदायिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार करके दे रहे हैं जिसमें रहने की सुविधा होगी, डॉर्मेट्री भी होगी, रूम्स भी होंगे, किचन भी होगा, सब कुछ होगा और वहीं के समुदाय के लोगों को चलाने के लिए हम इसमें देंगे। ये योजना इसलिए भी जरूरी है कि जिन स्थानों पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लोगों को प्रेरित करने के लिए पहले समुदाय को प्रेरित करके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम देते हैं और उसके बाद जब लोगों में ये भावना आ जाती है। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे चोरी को लेकर सामने आई खबरों के बीच जो है कांग्रेस विधायक लखपत ने जो है बद्रीनाथ धाम में धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें बद्रीनाथ विधायक ने मामले की जो सटीक जांच की मांग उठाई है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि धाम में भी सत्ता से जुड़े लोगों ने जो चोरी करने का काम किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। वही नजर डालते अगली खबर को बता दिया आपको डोईवाला के फतेहपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ जो है हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और वही बता दें डोईवाला विधायक ब्रजभूषण ने किया है। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों ने जो स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी
और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी जो है शामिल हुए। तो ये आपको बता दें, वक्ताओं ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों की समस्या का जो है जल्दी से समाधान करना है। 5 साल मुख्यमंत्री के हुए हैं और इन 5 सालों में जनता के बीच जाकर के और सरकार की जो उपलब्धियां हैं और साथ में जो जन कल्याण से जुड़े हुए कार्य हैं, गरीबों से जुड़े हुए कार्य हैं, महिलाओं से जुड़े हुए से हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उन तमाम सुविधाएं इन शिविरों के माध्यम से दी जा रही हैं। और सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है इन 5 सालों में, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है और बहुत अच्छे इसके परिणाम आ रहे हैं। लोगों को तत्काल सेवाएं दी जा रही हैं प्रशासन के द्वारा। विधानसभा के अपने यहाँ पे फतेहपुर में यहाँ पर सेवा, सुशासन और जन कल्याण का जो हमारा ये आज यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के 4 जुलाई को उनके कार्यकाल का 5 साल लगातार पूरा हुआ है। इस अवसर पर हम सब क्षेत्रवासियों को बधाई, शुभकामनाएं देते हैं और ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे विधानसभा में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर हमारे स्टॉल हैं, विभिन्न विभागों के हमारे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। लगातार वर्तमान सरकार द्वारा ये शिविर लगाए जा रहे हैं। हम उसकी इस पहल की मैं सराहना करना चाहूँगा, लेकिन समस्या ये है कि इन शिविरों का फ़ायदा जनता को मिल रहा है या नहीं। अब तक जो शिकायत जनता की आ रही है कि शिविर तो लग रहे हैं, लेकिन जनता जो समस्याएं जनता इन शिविरों में उठा रही है, अब उनका संज्ञान अधिकारी नहीं ले रहे हैं और अधिकांश विभागों का कहना ये है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस तरह के कैंप लगाने का। अब अगर हम सरकार की मंशा जनता तक पहुंचने की है तो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी होना चाहिए। आज माझी ग्रांट के इस फतेहपुर क्षेत्र में ये जो जन जन की सरकार, जन जन के दरबार, मुख्यमंत्री के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ये जो शिविर लगाया गया है और बहुत अच्छा ये शिविर लगा है कि जो भी सरकार की जो भी स्कीमें हैं, जो भी सुविधा है, वो जो है सीधी जनता को मिले और जनता। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, चंबोली के गोपेश्वर में स्थानीय लोगों ने इमारतों को दोबारा खोलने और आवासीय अधिकार को की जो है सुरक्षा की मांग को लेकर के जो है जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। मामले को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों को जो आश्वासन दिया है कि समाधान के लिए जो है विभाग से बातचीत की जाएगी। तो यहाँ को बता दें, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी पक्षों के साथ चर्चा कर उचित कदम उठाए जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान जो है लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के जो आवाज बुलंद की है। मामले में प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच जो है संवाद जारी है। 2 तरह के इश्यू हैं। पहला इश्यू है कि हमारा जो गोपेश्वर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसके आसपास का 200 मीटर तक का एरिया रेगुलेटेड एरिया है जो एएसआई के अधीन है। इसमें एएसआई के नियमों के अंतर्गत रिपेयर वर्क या निर्माण वर्क की परमिशन मिलती है। तो उसमें परमिशंस टाइमली न मिलने के कारण ऐसे इश्यू आ रहे हैं कि लोगों के को नोटिस प्राप्त हो रहे हैं, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। तो उसके विरोध में लोगों का एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। तो लोगों की बात को सुना गया है और इसमें यह तय किया गया है कि जल्द ही इसमें एएसआई के साथ एक बैठक की जाएगी ताकि जो लोग परमिशंस के लिए ड्यूली अप्लाई कर रहे हैं उनकी परमिशंस टाइमली उनको मिल जाए और उनको किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके लिए जल्दी ही एक बैठक आयोजित की जाएगी। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, लगातार हो रही भारी बारिश से जो है रुद्रप्रयाग में नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर जो है चेतावनी स्थल के करीब जो है पहुंच गया है, जिससे नदी किनारे बसे घाट जो है जलमग्न हो चुका है। आपको बता दें, बैलनीपुर के पास स्थित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा का आधा हिस्सा भी पानी में जो है डूबा हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरीके से डूब गया है। हालत को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दी है। लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है। तो यहाँ को बता दें, भारी बारिश के चलते क्षेत्र में जो निगरानी बढ़ा दी गई है।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।